Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Stan Malik and today we are going to talk about psychoneuroimmunology. बेसिकली ये इसके अंदर जो है ना वो ये आप लोगों ने जो फाइल पढ़ी हुई है ये हमारी आ रही है अपना उसके अंदर इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो स्टार्ट में वैसे तो जो फाइल है ना उसका डाटा थोड़ा है, लेकिन उसको समझाने के लिए जो है ना मैंने पहले से जो चीज़ें वो ऐड की हैं। तो पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, साइको, न्यूरो एंड इम्यूनोलॉजी, ये तीन चीज़ें हैं। साइको का मतलब हो गया जो आपके इमोशंस की रिलेटेड, फीलिंग्स जिन्हें कहते हैं, जो जज्बात, ख्यालात वगैरह, वो चीज़। सेकंड थिंग इज कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम आता है। और थर्ड जो है वो इसके अंदर इम्यून सिस्टम आता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या होता है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो इसके अंदर जो तीनों इसकी पार्ट्स हैं उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। ये पहला पार्ट है वो हमारा आ जाएगा साइको, जो नर्वस सिस्टम है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के जो है ना वो दो पार्ट हम कर सकते हैं। पहला जो है वो इसके अंदर आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और जो दूसरा होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर आगे दो मजीद हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनमें जो मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, दैट इज जो कि ऑटोमेटिकली खुद खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है। अब जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिन्हें आप कहते हो कि आप अपनी मर्जी से करते हो। हाथ आप तब तक आपका हाथ नहीं हिलेगा जब तक आप चाहोगे नहीं, ठीक है। लेकिन डाइजेशन को आप नहीं रोक सकते, दिल का धड़कना आप नहीं रोक सकते। तो जो हाथ का हिलना वगैरह वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। और जो दूसरे चीजें हैं लाइक जिनके अंदर जो है वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, डाइजेशन है, हार्ट कंट्रोल है, लंग्स का कंट्रोल है, तो वो सारा ऑटोनॉमिक में आ जाता है। उसके आगे फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये बेसिकली इन्हें कहते हैं कि एक जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में काम करता है, और दूसरा जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन को के नॉर्मलाइज होने के बाद बॉडी को नॉर्मल करने में हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर जो है वो आगे हमारा दूसरा जो पार्ट है वो इसका आ जाता है, मतलब एक और वे है ब्रेन का कंटेक्ट करने का बॉडी के साथ। वो दो तरह से आते थे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये सेकंड थिंग है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, पहले से आपके पास होगी तो आपके लिए आगे जो है इसको याद करना आसान होगा। तो पहला जो इसके अंदर पार्ट आ जाता है दैट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन इट इंक्लूड ऑल ऑर्गन दैट रिलीजेस एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अच्छा, एंडो ये बेटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली साइड्स का पार्ट नहीं है, तो आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो। एंडोक्राइन जो है वो होते हैं जिसके अंदर तमाम के तमाम वो ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हैं। पिट्यूटरी है, टेस्टिस है, एड्रिनल है। इट इज डक्टलेस सिस्टम। डक्टलेस का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी ट्यूब्स नहीं होती, कोई इनके अंदर जिस तरह कई मतलब सिक्रीशन होंगी डायरेक्टली ब्लड में, ब्लड लेके जाएगा जहां भी उससे रिलेटेड काम होना है, ठीक है। कोई प्रॉपर इसकी ट्यूब नहीं बनी हुई। जिस तरह अगर आप देखते हो स्मॉल, ये आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी, कि जब डाइजेशन होती है तो वहां से पेंक्रियाज अपने सिक्रेशंस रिलीज करता है। तो पेंक्रियाज से एक ट्यूब आती है बेसिकली, जो आके इंटेस्टाइन के साथ लगती है। तो दे आर डक्ट ग्लैंड। लेकिन ये जो ग्लैंड्स हैं दूसरे, ये क्या करते हैं, ये अपनी जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड जो है वो आगे उस टारगेटेड पार्ट तक लेके जा सकता है। तो वो एंडोक्राइन होता है। और एक्सोक्राइन जो होता है वो इंजाइम्स का और रिलीजिंग ऑर्गन। और ये कौन सा होगा, डक्ट सिस्टम होगा, ठीक है। अगर डक्ट लेस सिस्टम होगा तो एंडोक्राइन, और अगर डक्ट वाला सिस्टम होगा जो कि मैंने अभी पेंक्रियाज की मिसाल दी, तो वो एक्सोक्राइन। अब एक ही सिंपल जनरल एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। जो पेंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। किस तरह, जो वो ग्लूकागॉन और रिलीज करता है इंसुलिन को, तो वो उसके हैं जिन्हें हम कहते हैं डक्टलेस सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर कोई डक्ट्स नहीं रिलीज होने, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर उनको रिलीज करता है, और टारगेट सेल पे इंसुलिन जाके अपना काम कर देती है। जबकि एक्सोक्राइन जो है वो आ गया कि उसके अंदर डक्ट सिस्टम है। तो पेंक्रियाज के साथ डक्ट्स भी लगी होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, और उसकी वजह से वहां पे क्या होती है, डाइजेशन हो जाती है। तो ये थी सेकंड टर्म जो पहले से समझ नहीं। थर्ड जो टर्म आएगी वो साइटोकाइंस है। साइटोकाइंस क्या होती हैं, साइटोकाइंस बेसिकली स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो कि कम्युनिकेशन करवाती हैं सेल्स के दरमियान। यानी एक सेल रिलीज करेगा साइटोकाइन को, और दूसरा जो है उसको डिटेक्ट करके, तो उस सेल्स के दरमियान क्या होगी, कम्युनिकेशन होगी। सम साइटोकाइंस डोंट वर्क डायरेक्टली बट मॉड्यूलेट और इनहेंस अदर। मतलब कई साइटोकाइंस ऐसे हैं कि एक सेल से रिलीज होंगी, वो दूसरे साइटोकाइन को प्रमोट करेंगी, ठीक है, या रेगुलेट कर देंगी, ठीक है। दूसरा साइटोकाइन है वो अपना जाके आगे काम करेगा। साइटोकाइन डेट आर रेगुलेटेड बाय न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। और आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसकी मजीद डिटेल है जो वो हम आगे कवर करेंगे। अब आ जाते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बेसिकली तीन टर्म्स हैं। साइको यानी कि साइकी, ह्यूमन फीलिंग्स।
सेकंड थिंग इज न्यूरो यानी कि ब्रेन सिस्टम, एंड इम्यूनोलॉजी का मतलब आ गया कि इसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो है वो पार्ट भी आएगा। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इज अ एरिया दैट एग्जामिन द इंटरेक्शन। तो बेसिकली ये तीनों चीजों का जो है वो लिंक पढ़ रहा है, इंटरेक्शन पढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से इसके तीन मेन कंपोनेंट आ गए, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल। अच्छा, इसके अंदर जो है, अब मैंने ये स्लाइड्स थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी थी डाटा के हिसाब से, ताकि आपको एक प्रॉपर समझ आए। तो पहले हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर एक जो लिंक है वो क्या है। ड्यू टू एनाटॉमिकल एंड अ क्लोज फंक्शनल कनेक्शन, द नर्वस एंड इम्यून सिस्टम वर्क म्यूचुअली एंड मेंटेन एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो दे हैव एन strong communication among them, ठीक है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन टू लिम्फॉइड ऑर्गन फ्रॉम डीप रूटेड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो डीप रूटेड वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं आगे जाके समझाता हूँ। बेसिकली आपको पता है कि आप अब डाइजेशन जो हो रही है वो स्टमक में हो रही है, ठीक है। उसके अलावा लिम्फॉइड से वो लिम्फ सिस्टम आ जाता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक और सिस्टम है। जिस तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह का लिम्फॉइड सिस्टम है, एज इट इज, ठीक है। तो उसको भी कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। अब वो ब्रेन जो है वो उसको कैसे, नर्वस सिस्टम उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है वो, हालांकि वो इतनी दूर है, तो वो थ्रू नर्व्स कॉन्टेक्ट करता है, ठीक है, डीप रूटेड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब डीप रूटेड का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या सीन है, वो मैं आगे जाके आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इतना समझ आ गया कि ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्टेड है टू नर्व्स, ठीक है। अच्छा, इम्यून सिस्टम से किस तरह कनेक्टेड है, थ्रू नर्व्स। अब इम्यून सिस्टम से किस तरह कनेक्टेड होता है, वो ये बात है कि आपने स्टार्ट में पढ़े होंगे, मैंने आपको शुरू में पढ़ाई हुई थी कि इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं, बेसिकली मैक्रोफेजिस, टिश्यू मैक्रोफेजिस, वो इम्यून सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब वो ऑलरेडी पहले से मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्ज कर लो हाथ के मसल्स में ऑलरेडी मैक्रोफेजिस प्रेजेंट है। हाथ पे हो गया इन्फेक्शन या कोई कट लग गया जहां पर कोई भी इन्वेडर जो है वो दाखिल हो सकता था, तो अब क्या होगा, ब्रेन जो है उसके पास वो अपनी नर्व्स के थ्रू इस इम्यून सेल इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसके थ्रू कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होके इसको जो है वो गाइड करेंगे कि अब उसने करना क्या है, ठीक है। तो दिस वे नर्वस एंड इम्यून सिस्टम आर लिंक्ड। अच्छा, साइकोलॉजिकल फैक्टर कहाँ गया। द co-working of nervous and immune system is highly regulated by psychological factor which influence immunity and immune system mediated diseases। बेसिकली जो थर्ड पार्ट है इसका, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, वो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने से मुराद ये है कि इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि व्हेन अ पर्सन इज हैप्पी, तो उसके अंदर हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसको कहते हैं ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम। कि बंदा जब हैप्पी होता है तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि बॉडी को रिलैक्स करते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर वो स्ट्रेस्ड होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो बॉडी को भी मजीद स्ट्रेस में लेकर चले जाते हैं और बॉडी के अंदर जो है वो डिजीज कॉज करने का बायस बनते हैं। तो दिस वे दिस थ्री थिंग्स आर लिंक्ड, ठीक है। एक साइड बॉक्स है CRH जीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये आगे इसकी डिटेल आती है तो वहां पे इसको पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, अब जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, वो दोनों चीजों से कंट्रोल हो रही है, नर्वस सिस्टम से भी एंड एंडोक्राइन सिस्टम से भी। एंडोक्राइन बेसिकली हार्मोनल सिस्टम है, ये अलग एक पॉइंट है, ठीक है। दोनों तरह की इम्यूनिटी, ह्यूमरल भी और सेलुलर भी। आपने ये ह्यूमरल और सेलुलर लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाई थी कि एक जो है वो इम्यूनिटी होती है बी सेल्स की वजह से और एक इम्यूनिटी होती है टी सेल्स की वजह से, पढ़ाई थी। तो अगर आप नहीं पढ़ाई तो मुझे बता देना, मैं इसके मतलब मुझे बता दूंगा। एक हमने देखा था कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, उसके जरिए एक्शन लिया जाता है, और दूसरी हमने देखा था कि टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और टी सेल्स जो है वो डायरेक्ट किलर होते हैं, वो डायरेक्टली जाकर उसको किल कर देते हैं। तो ये दो इम्यूनिटीज जो है होती हैं, दोनों तरह की इम्यूनिटीज जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के जरिए कंट्रोल हो रही हैं। अब नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि उसके डायरेक्टली उसके लिंक्स होते हैं जिसको हम नर्व्स कहते हैं। तो नर्व जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं और वो जाके उसके साथ अटैच कर जाती हैं। वहां पर जो टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं या जो टिश्यू के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसको जाकर लिंक करती हैं और वहां पे जाके उसको उस हिसाब से गाइड कर देती हैं और वो आगे जो है वो बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोमेटिकली आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, दैट इज नॉट द वे। आप जब इंजरी होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, उसको एज अ वो लेगा, जैसे आप कहते हो ना इमरजेंसी सिचुएशन, और उस हिसाब से बॉडी को एडजस्टमेंट दे देगा। और जब वो इमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो जाएगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंडीशंस को दोबारा नॉर्मल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू लिम्फॉइड ऑर्गन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर
मॉलिक्यूलर मैसेंजर फॉर ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू सिनेप्टिक गैप। तो बेसिकली न्यूरॉन्स आप पढ़ के आए हुए हो 10th क्लास के अंदर। तो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है थ्रू वेरियस साइट। अगर हाथ में इंजरी हुई है तो हाथ के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको ब्रेन ने कनेक्ट किस तरह किया हुआ है, थ्रू न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के थ्रू। ठीक है। और ये न्यूरॉन्स जो है वो आप जो है वो कनेक्टेड होते हैं। और न्यूरॉन्स आपस में किस तरह लिंक होते हैं, देखो न्यूरॉन जुड़े नहीं हुए। न्यूरॉन आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फर्ज ये इसी तरह समझ लो, एक बॉडी है जिसके दो हाथ हैं, एक हाथ ने अगले एक और बॉडी के साथ इसी तरह हाथ मिलाया हुआ इधर से दूसरे को, तो एक से इन्फॉर्मेशन आती है और दूसरे को इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ठीक है। यानी कि हर न्यूरॉन के दो हाथ हैं, एक हाथ से इन्फॉर्मेशन लेता है, दूसरे हाथ से अगले बंदे को ट्रांसफर कर देता है। अब उसने अब ये बॉडी जो है वो सारे न्यूरॉन आपस में अटैच नहीं होते, इनके दरमियान में छोटी छोटी जगह होती है जिसको कहते हैं साइनेप्टिक गैप। यानी कि अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, तो अगर ये एक न्यूरॉन है इस तरह करके, तो इधर दूसरा ये होगा, ठीक है, तीसरा ये होगा, हाथ यहाँ पे है, ब्रेन यहाँ पे है। तो ये जो गैप आता है बीच में, इसको कहते हैं साइनेप्टिक गैप। इस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक गैप। यहाँ पे इन दो पार्ट्स में वो क्या करता है, जो ब्रेन होता है वो जो ब्रेन सॉरी कह रहा हूँ, जो न्यूरॉन है वो कुछ केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं जो कि अगला न्यूरॉन डिटेक्ट करता है। उन केमिकल सिग्नल्स को न्यूरो कहा जाता है। ठीक है। न्यूरो जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उसके आगे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एसिटाइल कोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, सब्सटेंस पी एंड हिस्टामाइन। आपने याद करनी है, आप इनके नाम याद कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम बाय न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन दैट रेगुलेट्स साइटोकाइन बैलेंस। जो दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, इम्यूनिटी को कंट्रोल कर रहा है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोनल वाला। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स, अब कई सारे ऐसे हार्मोन हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स हैं उनसे रिलीज होते हैं। ठीक है। तो ये जो इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरो सॉरी न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन, ये जो है आगे साइटोकाइन के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। साइटोकाइन मैंने आगे बताया कि स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जिसके थ्रू जो है वो कनेक्शन बनते हैं या कम्युनिकेशन होती है। साइटोकाइन का एक और फंक्शन है, वो आगे आ जाएगा। न्यूरो एंडोक्राइन, अब इसके आगे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, लेप्टिन, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सब्सटेंस पी। अच्छा, आगे सीआरएच जीन पढ़ लो। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 8। अब क्रोमोसोम किससे रिलेटेड है, आपके जेनेटिक से। जेनेटिक जो है वो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, मतलब समहाउ। अब अगर दिमाग होता है ना हर सेल का अपना, डीएनए इज काइंड ऑफ दिमाग ऑफ अ सेल। ठीक है। तो ये जीन्स समझदारी वाली चीजें, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो इम्यूनिटी जो है वो तो सेल्स का काम है, कि उसको वाइट ब्लड सेल्स का या इन चीजों का। ठीक है। तो बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 8 पे एक ऐसा जीन प्रेजेंट होता है जो कि कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को उसकी कोडिंग करता है, मतलब उसको बनाता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से इस तरह भी रिलेटेड होता है, और आगे वो ब्रेन सिस्टम से भी रिलेटेड है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट देखो, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन एक हार्मोन है जिसने रिलीज होना है, और उसको रिलीज करने के लिए एक फैक्टर की जरूरत है, वो न्यूरो एंडोक्राइन रिलीज करेगा। यानी कि ब्रेन एक ऐसा फैक्टर रिलीज करेगा, न्यूरॉन सिस्टम नर्वस सिस्टम एक ऐसा फैक्टर रिलीज करेगा जो कि आगे कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। और कॉर्टिकोट्रोपिन आगे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को जो है ना वो कर रही होगी। उसकी डिटेल हमें नहीं बताएगी तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह लेप्टिन हार्मोन है, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि ऐसा हार्मोन जो कि अल्फा मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। मेलानोसाइट स्किन में होता है जो कि स्किन की डार्कर कलर देता है। और सब्सटेंस पी, ये सब्सटेंस पी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में भी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम होता है, और यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में वो एज अ न्यूरो एंडोक्राइन भी काम कर रहा है। ठीक है। आगे आ जाते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो ये इसकी एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर जो है वो हाइपोथैलेमस क्या है, नर्वस सिस्टम ब्रेन का। ठीक है। आगे पिट्यूटरी जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल, एड्रिनल क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है। अच्छा, तो होगा क्या कि वो हाइपोथैलेमस आया पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने आगे क्या करना है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है, मतलब ब्रेन इज लिंक्ड टू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। और आगे वो एंडोक्राइन सिस्टम आगे फिर इम्यूनिटी को भी उस हिसाब से मैनेज करता है।